नमस्कार। दूरदर्शन स्पोर्ट्स पर आप आनंद ले रहे हैं एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2021 के अंतर्गत मेंस हॉकी का। ये टूर्नामेंट 14 दिसंबर को शुरू हुआ और आज 22 दिसंबर को दो महत्वपूर्ण मुकाबले खेले जाने हैं। ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए भारत बनाम पाकिस्तान जो अब से कुछ ही देर में शुरू होगा, और फिर बड़ा मुकाबला गोल्ड मेडल मैच जहां पर दक्षिण कोरिया बनाम जापान। खेल है तो अनिश्चितता भी। किसने सोचा था कि अंतिम लीग मुकाबले में भारत ने जापान को 6-0 से शिकस्त दी थी, पर सेमीफाइनल में उलटफेर होगा और जापान 5-3 से जीत जाएगा। आइए हॉकी पे चर्चा करते हैं। मैं हूं अमित अरोड़ा और बातचीत के लिए मेरे साथ यहां स्टूडियोज में हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार हेमंत रस्तोगी। हेमंत, नमस्कार। नमस्कार अमित। पचाना मुश्किल हो रहा है कि जापान ने सेमीफाइनल में भारत को शिकस्त कैसे दी। बिल्कुल पचाना मुश्किल हो रहा है अमित। बिल्कुल अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि जिस टीम ने 6-0 से लीग मुकाबले में जीत हासिल की और वही टीम सेमीफाइनल मुकाबले में 5-3 से हार गई। देखिए, आपने सही कहा कि कोई भी खेल हो अनिश्चितताओं का खेल होता है। हॉकी हो या क्रिकेट हो, अनिश्चितताएं चलती रहती हैं, लेकिन कुछ अनिश्चितताएं ऐसी होती जिन्हें पचाना मुश्किल होता है और भारत के साथ वही हुआ यहाँ पर। लेकिन ठीक है, अभी उभरने का मौका है। ये बहुत अलार्मिंग बेल है एक तरीके से मैं कहूँ तो, क्योंकि ओलंपिक में हमने कांस्य पदक जीता था, तो हमको उम्मीद थी कि हम यहाँ पर और भी अच्छा करेंगे, यहाँ खिताब जीतेंगे, क्योंकि भारत हाई रैंक टीम है, उसकी नंबर 3 रैंकिंग है। लेकिन ठीक है, अभी यहाँ हार मिली है तो इस हार से अब हमको सबक लेना चाहिए कि सब कुछ अभी गड़बड़ाया नहीं है। आने वाला साल मैं लगातार कहता आ रहा हूं कि बेहद महत्वपूर्ण है। आने वाला साल दो बड़े टूर्नामेंट्स होने हैं। एशियन गेम्स होना है, कॉमनवेल्थ गेम्स होने हैं, और ख़ास तौर पर एशियन गेम्स हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और आप ये ध्यान रखिएगा अमित, एशियन गेम्स में यही सारी टीमें आपको मिलेंगी। जी, और आपने एशियन गेम्स का जिक्र किया तो मैं एशियन गेम्स 2018 का भी जिक्र करना चाहूंगा, जहां पर गोल्ड मेडल जापान के खाते में ही गया था, और इसी तरह से ब्रॉन्ज मेडल के लिए भारत बनाम पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, और वहां भी कोई ये नहीं सोच रहा था कि जापान खिताब जीतेगा या जापान सेमीफाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को शिकस्त दे देगा। वहां भी जहां इस तरीके से हुआ है, ऐसे उलट हुआ था जकार्ता में 2018 में, क्योंकि मैं वहां पे मौजूद था और मैं चीज़ों को बड़ी बारीकी से देख रहा था। भारत ने पहला मुकाबले में मलेशिया से हार गया था, दूसरे मुकाबले में जापान ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी थी, तो उलटफेर हुए थे। दोनों ही सेमीफाइनल में उलटफेर हुए थे। यहाँ भी वही हुआ है। मानसिकता कैसे बनाती है? जैसे आज जब मनप्रीत सिंह और टीम उतरेगी, और क्योंकि प्रबल दावेदार थे, तो मोटिवेट कैसे करते हैं कि नहीं, ब्रॉन्ज मेडल तो लेकर आना ही है? देखिए, बहुत मुश्किल होता है कि जब आप खिताब के प्रबल दावेदार हो और आप खिताब की रेस से बाहर हो जाओ, फिर आपको कांस्य पदक के मुकाबले के लिए खेलना पड़े, तो ये अपने आप को मोटिवेट करना बहुत मुश्किल काम होता है। आपको किसी तरीके से, क्योंकि अभी हार मिले हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, एक दिन भी नहीं बीता है, पूरा 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, तो अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। और मोटिवेट करके हाँ, मोटिवेशन का एक सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि ये मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच है। ये मोटिवेशन का जरूर कारण हो सकता है, और मुझे लगता है कि यही सोच करके कि नहीं, पाकिस्तान के साथ मुकाबला है तो एकजुट होकर के जो हमने कल गलतियां की, जिस तेजी से जापान ने पहले ही मिनट से हमारे ऊपर आक्रमण किया और हम पर दबाव बनाया, उन चीज़ों को भुलाना होगा और भुला करके अपने आप को रीग्रुप करके नए सिरे से पाकिस्तान के साथ खेलना होगा। क्योंकि यहाँ ये वाला, अगर हम उस मुकाबले में पाकिस्तान के साथ कुछ ऊंच नीच हुई तो मैं आपको बता दूं, भारतीय टीम की वापसी भारत में बहुत मुश्किल होगी। उसे काफी कुछ खरा खोटा सुनने को मिलेगा। जी बिल्कुल। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ये मुकाबले हो रहे हैं, और कल हार के बाद कप्तान मनप्रीत सिंह ने भी यही कहा था कि हमें लेजी बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि जापान ने पहले ही मिनट में पहला गोल, दूसरे ही मिनट में दूसरा गोल, तो शुरुआती पलों में ही 2 गोल हो गए थे। लेकिन रोचक बात, जैसा हेमंत ने कहा, भारत पाकिस्तान का मुकाबला चिर प्रतिद्वंद्वी इतिहास रहा है। आंकड़े भी क्या कहते हैं कि अब तक कितने मुकाबले दोनों टीमों के बीच में हुए हैं, उन पर नजर देखिए। और हेमंत बताइए, किस टीम का डोमिनेंस रहा है? साफ तौर पर पाकिस्तान का डोमिनेंस रहा है, लेकिन ये पाकिस्तान का डोमिनेंस मैं आपको बताऊं अमित कि ये 2010 से पहले तक था। 2010 के बाद से भारत और पाकिस्तान ने 35 मुकाबले आपस में खेले हैं, और उसमें 19 बार भारत जीता है और 8 बार पाकिस्तान को जीत हासिल हुई है। ओवरऑल 176 मुकाबले खेले हैं, जिसमें भारत 63 बार विजयी रहा है, पाकिस्तान 82 बार, और
31 बार ड्रॉ रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं 2010 से कहीं ना कहीं एडवांटेज इंडिया। बिल्कुल एडवांटेज है इंडिया, क्योंकि 2010 के बाद से जब भारत में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे दिल्ली में, यहीं पर मुझे याद है कि भारत ने किस तरीके से पाकिस्तान को 4-1 से हराया था कॉमनवेल्थ गेम्स में, और विश्व कप में भी उससे पहले हुआ था, वहाँ भी भारत ने जीत हासिल की थी पाकिस्तान के ऊपर 4-1 से। तो उसके बाद से जो भारत की तैयारियां रही हैं हॉकी में, और पाकिस्तान की गिरावट आई है उसके बाद से, तो भारत का डोमिनेशन इस वजह से पाकिस्तान के ऊपर 2010 के बाद से रहा है। अगर आप 2000 से पहले की बात करेंगे तो पाकिस्तान की टीम काफ़ी सशक्त हुआ करती थी। एक टाइम पर तो उनके पास हसन सरदार, कलीमुल्लाह, समीउल्लाह जैसे खिलाड़ी हुआ करते थे। फिर शाहबाज अहमद उसके बाद आए, ताहिर जमा उसके बाद आए, रेहान बट उसके बाद आए, सोहेल अब्बास जैसा ड्रैग फ्लिकर मिला। ऐसी ड्रीम टीम थी पाकिस्तान के पास कि उनसे जीतना, भारत तो क्या मतलब दुनिया की दूसरी टीमें, यूरोपियन टीम्स का डोमिनेंस रहता था हॉकी में उस दौरान, लेकिन पाकिस्तान के साथ वो भी हार जाया करते थे। लेकिन जब से ये खिलाड़ी गए और क्रिकेट वहाँ का पाकिस्तान का बहुत ही महत्वपूर्ण खेल बन गया। पहले हॉकी और क्रिकेट एक साथ समान लोकप्रियता थी पाकिस्तान में, लेकिन जिस तरीके से भारत में क्रिकेट ने एकदम से ऊंचाइयों को छुआ, वैसे ही पाकिस्तान में हुआ और हॉकी एक परिदृश्य में चली गई। तो उसका नुकसान हुआ पाकिस्तान हॉकी को, लेकिन भारत ने रिकवरी इस वजह से कर ली क्योंकि राष्ट्रमंडल खेल यहाँ पर 2010 में हुए थे, हमने उनकी मेजबानी की, खेल मंत्रालय ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया। मुझे याद है अमित कि 678 करोड़ रुपए की राशि सिर्फ और सिर्फ खेलों की तैयारियों के लिए लगाई गई थी जी, और इसलिए तो ये बहुत बड़ी राशि थी। एक कहीं ना कहीं डोमिनेंस किया है पिछले दशक में। लेकिन मैं पाकिस्तान हॉकी की बात करूं, कल जो सेमीफाइनल मुकाबला था पहला दक्षिण कोरिया बनाम पाकिस्तान, उसमें पहला गोल उमर बट्टा ने, उनके कप्तान ने किया, और फिर ऐसा लग रहा था कि एक गोल होता, फिर से इक्वलाइजर, अंततः दक्षिण कोरिया 6-5 से जीता। तो पहले सेमीफाइनल को कैसे देखते हैं? हाई गोल स्कोरिंग मुकाबला, बहुत रोमांचक मुकाबला था, और इससे ज्यादा रोमांच क्या देख सकते हैं। गोलों की बौछार दोनों टीमों की तरफ से हो रही हो, एक के बाद एक गोल हो रहे थे। पहले पाकिस्तान ने किया एक गोल, फिर 2 गोल कोरिया ने कर दी, फिर इक्वलाइज होता था, फिर बढ़त हासिल कर लेता था कोरिया। तो बेहद रोमांचक मुकाबला था, और दुर्भाग्य पूर्ण कहूंगा मैं पाकिस्तान को, वो हार गई 6-5 से नजदीकी मुकाबला, क्योंकि उन्होंने लीग मैच में भी 3-3 से ड्रॉ खेला था और 2-1 से उस वक्त पाकिस्तान आगे चल रहा था। जी, आइए एक और आंकड़ा आपको दिखाते हैं कि अगर हम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, जिसका इतिहास 10 साल का है, 2011 में इनॉग्रल एडिशन भारत ने जीता था। इस ट्रॉफी के अंतर्गत भारत बनाम पाकिस्तान के मुकाबलों में किस तरह से इक्वेशन है, तो कुल मिलाकर भारत ने 5 मुकाबले जीते हैं, डोमिनेंस भारत का। पाकिस्तान 2 बार विजयी रहा है और 1 बार ड्रॉ। बिल्कुल, ये हमने जैसे बताया कि 2010 के बाद से भारत का पाकिस्तान पर वर्चस्व रहा है, और ये आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि वाकई में भारत का वर्चस्व रहा। 5 मुकाबलों में जीत हासिल की। पिछली चैंपियंस ट्रॉफी का मुझे ध्यान है कि लीग मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था, फिर भारत और पाकिस्तान ही दोनों फाइनल में पहुंचे थे, और मस्कट जैसी जगह पर अमित, वहां पे बारिश हो गई थी। कोई सोच सकता है कि इस तरीके से गल्फ में भी बारिश होगी, और मुकाबला नहीं हुआ था वो, और भारत और पाकिस्तान को संयुक्त विजेता करार दिया गया था। और यहाँ भी भारत ने लीग मुकाबले में पाकिस्तान को 3-1 से शिकस्त दी थी, और भारत का पूरा डोमिनेंस रहा था। बाद में पाकिस्तान ने हालांकि रिकवरी करने की कोशिश की थी और अपनी पुराने खेल की झलक दिखाई थी, लेकिन मुझे लगता है तब तक देर हो चुकी थी काफी। बिल्कुल, तो आइए एक बार देखते हैं कि आखिरकार दोनों टीमों की यात्रा यहाँ तक की कैसी रही, और किस तरह से 14 दिसंबर से जब टूर्नामेंट शुरू हुआ, कौन कौन सी टीमें हैं जो उन्होंने खेली। और भारत ने काफ़ी अच्छा किया था लीग स्टेज में, जहां पर अनडिफीटेड रही थी भारत। तो भारत ने सबसे पहला मुकाबला दक्षिण कोरिया के साथ खेला था 14 दिसंबर को, और वहां पर हाफ टाइम में 2-0 से वो आगे थी, लेकिन कोरिया ने शानदार वापसी की और मुकाबला ड्रॉ पे खत्म हुआ 2-2 पर। बांग्लादेश मेजबान से 9-0 की शानदार जीत, पाकिस्तान को भी हराया 3-1 से, और फिर अंतिम लीग मुकाबले में जापान को 6-0 से शिकस्त दी। लेकिन जहां दिल दुखता होगा भारतीय हॉकी प्रेमी का, जापान से 3-5 की वो जो हार मिली। यात्रा कैसे देखते हो ओवरऑल? एक मोमेंटम, टोक्यो ओलंपिक्स के बाद अच्छे मोमेंट्स भी रहे। शुरुआत तो अच्छी नहीं रही थी, कोरिया से ड्रॉ खेल गए थे, और अंत भी अच्छा भी नहीं रहा, सेमीफाइनल में हार गए। मुझे लगता है कि ये परिणाम भारत के हिसाब से ठीक नहीं है। लेकिन देखिए अमित, कहीं ना कहीं ये टूर्नामेंट इतना मायने नहीं रखता है। मैं फिर कहूँगा,
हाँ, मायने इसलिए रखता है क्योंकि आपको एशियन टीमों के साथ खेलने का मौका मिल गया और अच्छा हुआ झटका लग गया है। एशियन गेम्स के लिहाज से झटका लगना बहुत अच्छी बात है। और मैंने अमित कल भी एक बात कही थी कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी उपलब्धियां हासिल कर लेते हो, आपकी रैंकिंग भी अच्छी हो जाती है और आप ओलंपिक में कांस्य पदक जीत करके आते हो, तो आपको एशिया जैसे महाद्वीप में अपना वर्चस्व बना करके रखना चाहिए। भारत ऐसा नहीं कर पाता है। मुझे आश्चर्य लगता है कि अच्छा खेलने के बावजूद भी ऐसा नहीं कर पाता है। भारत ने सिर्फ एशियाई खेलों में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। और अगर मुझे लगता है कि जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा कर रहे हैं तो आप अपना वर्चस्व जहां पर नंबर 1 रैंक हो तो वहां पर भी अपनी पोजीशन बना करके खास तौर पे अब जब टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने ब्रॉन्ज जीता है, 41 साल बाद पदक आया है, तो कहीं ना कहीं एशिया में तो डोमिनेंस क्लियर दिखनी चाहिए भारत की। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो आखिरकार टूर्नामेंट में उनका सफर कैसा रहा, आइए देखें। तो शुरुआत में जरूर पाकिस्तान ने भी स्ट्रगल किया, जापान के साथ 0-0 गोललेस ड्रॉ। भारत से वो हारे 1-3 से। दक्षिण कोरिया के साथ भी ड्रॉ खेला 3-3 से। बांग्लादेश पे जरूर उन्होंने विजय हासिल की 6-2 से। और नतीजा यह कि पाकिस्तान लीग टेबल में तीसरे पायदान पर आया था और इसलिए पहले सेमीफाइनल में उसने दक्षिण कोरिया के साथ खेला और 6-5 से वहां पर दक्षिण कोरिया विजयी रहा। तो आज ब्रॉन्ज मेडल के लिए भारत बनाम पाकिस्तान भी अपनी यात्रा से ज्यादा खुश नहीं। बिल्कुल नाइटमेयर कहूंगा पाकिस्तान के लिए टूर्नामेंट। बिल्कुल एकदम। सिर्फ आप देखिए बांग्लादेश के खिलाफ सिर्फ जीत हासिल की है और बांग्लादेश कोई बहुत अच्छी टीम नहीं है। मेजबान होने के नाते इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, वरना वो इस टूर्नामेंट में खेल भी नहीं रहे होते। 6-2 से उनके ऊपर जीत हासिल की। बाकी आप देखिए जापान से भी ड्रॉ खेल लिए, भारत से हारे और कोरिया से भी ड्रॉ खेल लिए। तो ये टूर्नामेंट अच्छा नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनके पास नए कोच हैं। जिगफ्राइड एक्मैन जापान के कोच रहे हैं और टोक्यो ओलंपिक में तक वो जापान की टीम को लेकर के आए थे। अब वो पाकिस्तान आ गए हैं तो अच्छा, तो टोक्यो ओलंपिक्स के बाद जिगफ्राइड एक्मैन जो हैं वो पाकिस्तान के कोच बन गए। उससे पहले तो जापान ही उससे पहले जापान की टीम के कोच थे और उन्होंने जापान की हॉकी टीम को नीचे से ऊपर ला करके खड़ा किया। वहां उन्होंने जकार्ता में जापान को गोल्ड मेडल दिला दिया। और टोक्यो ओलंपिक में भी हालांकि वो अपने घर में खेल रहे तो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। नीदरलैंड्स के हैं, हाँ, खुद नीदरलैंड के हैं। भारतीय जड़ें भी उनकी हैं। केरल से उनका संबंध रहा है और उनको दक्षिण भारतीय खाना बहुत पसंद है। अच्छा, लेकिन एक चीज शायद उनको बड़ी नागुजरी होगी कल जब पाकिस्तान खेल रहा था पहला सेमीफाइनल और ये पहले क्वार्टर में हुआ ये कि दक्षिण कोरिया को पेनल्टी कॉर्नर मिला। अब वहां पर आपको पता है कि 1 गोलकीपर और 4 रशर होते हैं जो इनके डिफेंड करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने वहां पर समय ज्यादा लिया, लिहाजा 4 की जगह 3 ही रशर हो पाए गोलकीपर के अलावा। बिल्कुल। देखिए ये छोटी छोटी सी चूक जो होती है ना बहुत भारी पड़ जाती हैं। कल यही हुआ। 40 सेकंड का समय मिलता है पेनल्टी कॉर्नर को लेने के लिए। अच्छा, उस दौरान अगर आपने जरा सा भी ज्यादा टाइम लिया तो आपका एक रशर बाहर कर दिया जाए, हो सकता है उसमें ग्रीन कार्ड भी दिखा दिया जाए। तो कल यही हुआ। और अगर आप पेनल्टी कॉर्नर डिफेंड करने जा रहे हो, गोलकीपर समेत आपके पास 5 डिफेंडर हैं गोल में और एक बाहर चला गया, तब तो ड्रैग फ्लिक को और भी आसान हो जाता है। और वही हुआ, कोरिया ने वहां पर गोल कर दिया और अगर ऐसा नहीं होता हो सकता बचा ले जाते वो गोल। तो एक ही गोल का तो फर्क था जी। तो उम्मीद करते हैं कि जिगफ्राइड एक्मैन जो हैं आज मोटिवेट करेंगे कि प्लेयर्स कम से कम जो फंडामेंटल मिस्टेक्स हैं वो बिल्कुल ना करें। अगर 40 सेकंड हैं पेनल्टी कॉर्नर के लिए कि आप अपना स्ट्रक्चर में आए तो आप उस समय के अनुसार ही अपना स्ट्रक्चर फॉर्म कर लें। लेकिन एक अट्रैक्शन हमेशा टूर्नामेंट में रहता है कि आखिरकार सबसे ज्यादा गोल्स किसने स्कोर किए हैं। तो आइए देखते हैं कौन से वो खिलाड़ी हैं जो टॉप गोल स्कोरर्स की लिस्ट में हैं। इसमें सबसे आगे अब जो हैं वो हरमनप्रीत सिंह थे 7 के साथ, लेकिन अब 8 गोल भी हो गए हैं। तो हरमनप्रीत दूसरे पायदान पर हैं और दिलप्रीत सिंह जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक लगाई थी वो भी टॉप 3 में हैं। और जर्मनप्रीत सिंह ने भी काफी अच्छा किया और खासतौर पे हरमन और जर्मन ने मिलकर बांग्लादेश के खिलाफ जिस तरह से वेरिएशन दिखाया था पेनल्टी कन्वर्जन में। और पाकिस्तान के खिलाड़ी अफराज तो टॉप स्कोरर में अब जिस तरह से कल जैंग जो हैं उन्होंने भी हैट्रिक लगाई, 8 गोल कर चुके हैं टूर्नामेंट में। कल उन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एंड वी आर कमिंग टू यू लाइव फ्रॉम द मौलाना भासानी नेशनल हॉकी स्टेडियम व्हिच
which is playing once again. It is India versus Pakistan, and we are coming to you live from the Maulana Bashar National Hockey Stadium, आज भारत बनाम which is पाकिस्तान playing का मुकाबला हो रहा है थर्ड और फोर्थ पोजीशन के लिए। भारत के कप्तान मनप्रीत सिंह मिडफील्डर और पाकिस्तान के कप्तान उमर बट्टा मिडफील्डर। इतिहास में यदि देखें भारतीय कप्तान को, क्या अमूमन मिडफील्डर होते थे या अलग पोजीशंस के भी? नहीं, कप्तानों का तो अगर देखें, इतिहास देखेंगे भारतीय कप्तानों को, तो ज़्यादातर शुरुआत में तो फॉरवर्ड लाइन के प्लेयर्स ही कप्तान हुआ करते थे, लेकिन उपलब्धियां जो हासिल की हैं वो मिडफील्ड के कैप्टन्स जो हैं उनकी। मुझे याद है कि 1975 का जो कोलालमपुर विश्व कप जीता था भारत ने, एकमात्र विश्व कप अभी तक जीता है, उसके कप्तान अजीत पाल सिंह थे। वो हाफ लाइन में सेंटर हाफ खेला करते थे। उसके बाद 1984 में जफर इकबाल साहब कप्तान थे भारतीय टीम की। उस लॉस एंजलिस ओलंपिक में भारतीय टीम 5वें स्थान पे रही थी और जफर इकबाल साहब लेफ्ट आउट पोजीशन पे खेला करते थे। 88 में मनोहर सोमैया कप्तान थे भारतीय टीम के, वो हाफ लाइन में खेला, लेफ्ट इन की पोजीशन पे खेला करते थे। परगट सिंह डिफेंडर थे। अच्छा। और 2000 में जब सिडनी ओलंपिक हुआ था तब रमनदीप सिंह कप्तान थे भारतीय टीम पे, वो भी हाफ लाइन में खेला करते थे। 2004 में दिलीप टर्की कप्तान थे, वो डिफेंडर थे। वो अच्छा, तो डिफेंडर भी बन जाते हैं कप्तान। और मजे की बात यह है कि 2012 में भरत छेत्री कप्तान थे जब भारतीय टीम के, वो गोलकीपर थे। उसके बाद पीआर श्रीजेश भारतीय टीम के कप्तान बने, गोलकीपर। और ये रेयर होता है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में कि गोलकीपर कप्तान हो? बिल्कुल रेयर होता है। गोलकीपर को कम कप्तानी की भूमिका सौंपी जाती है, लेकिन श्रीजेश की कप्तानी में भारत ने अच्छा करके दिखाया है, काफी अच्छा करके दिखाया है। लेकिन मनप्रीत सिंह कप्तान है, सरदार सिंह पहले कप्तान थे, वो भी मिडफील्ड में खेला करते थे। मनप्रीत भी मिडफील्ड में खेला करते हैं। और अजीत पाल सिंह साहब, वो भी मिडफील्ड में सेंटर हाफ खेला करते थे। और उनकी कप्तानी में तो वर्ल्ड कप जीता आपने। बिल्कुल बिल्कुल। 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक में जब भारत पहली बार पदक से चूका था, जब पहली बार हॉकी एस्ट्रोटर्फ पे आई थी, उससे पहले घास पे हुआ करती थी। आपको ध्यान होगा 1972 म्यूनिख ओलंपिक तक जब हमने कांस्य पदक जीता था, तब 76 में मॉन्ट्रियल में पहली बार एस्ट्रोटर्फ पे हॉकी आई थी। तभी से हॉकी का एकदम बदलाव हो गया और भारत और पाकिस्तान का जो डोमिनेंस था हॉकी में वो खत्म हो गया। वो यूरोपियंस ने, तब मॉन्ट्रियल ओलंपिक में अजीत पाल सिंह कप्तान थे। 80 में जब भारत ने बहिष्कार किया था अमेरिका ने मॉस्को ओलंपिक का, तो कई देशों ने मजबूत हॉकी, पाकिस्तान ने भी बहिष्कार किया था, तो भारत ने वहां पे स्पेन को फाइनल में 4-3 से हरा करके गोल्ड मेडल जीता था। तब वासुदेव भास्करन साहब कप्तान थे भारतीय टीम के। तो अच्छा इतिहास रहा है। और कप्तानों के लिहाज से भारत ने तो अब मतलब डिफेंस और गोलकीपिंग में ही कप्तान बनाने शुरू कर दिए हैं। दशकों का इतिहास है हेमंत, आप ऐसे उल्लेख कर रहे हैं जैसे बस कल ही की बात हो। हाँ, सारे नाम आपको याद हैं, लेकिन भविष्य की बात अगर करें, अब जैसे पीआर श्रीजेश इतने अच्छे गोलकीपर रहे, आपने बताया कप्तान भी, लेकिन अब इस टूर्नामेंट में हमने देखा 2 युवा गोलकीपर, तो चाहे कृष्णा की बात करें या सूरज की, हमने देखा है एक स्ट्रेटेजी कोच और कप्तान की ये भी रही कि आपने 60 मिनट की हॉकी में गोलकीपर मैच के दौरान भी स्विच किए। तो कैसे देखते हैं इन दोनों की परफॉर्मेंस और ये गोलकीपर जो हम स्विच करते हैं मैच के दौरान? देखिए, हॉकी जैसे खेल में आपको निरंतरता बना करके रखनी होगी। आप जब निरंतरता बनाओगे अपने खेल में, तभी परिणाम सामने आएगा। आपने देखा होगा जापान के खिलाफ सूरज करकेरा मैन ऑफ द मैच बने थे लीग मुकाबले में, 6-0 से जीत हासिल की थी। क्या बेहतरीन सेव किए थे। केंटो टनेका जो उनके कप्तान थे, उन्होंने गोल बचाए थे, लेकिन यही केंटो टनेका ने भारत के लिए मुसीबत बन गए सेमीफाइनल। एंटीसिपेशन है कि मैं कौन सा लेग बाहर निकालूं, लेफ्ट या? बिल्कुल, वो तो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में आपको डिसीजन लेना होता, क्योंकि वो आपको बिल्कुल एकदम बिजली की तेजी से क्विक डिसीजन लेना होता है, और तभी गोलकीपर का काम बहुत मुश्किल है। लेकिन सेमीफाइनल मुकाबले में दोनों भारतीय गोलकीपरों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं, तभी ग्राहम रीड ने पहले सूरज करकेरा को वापस बाहर बुला लिया, फिर कृष्ण बहादुर पाठक को बाद में भेजा, लेकिन पाठक ने भी उतना अच्छे तरीके से अपने कार्य को अंजाम नहीं दिया जिस तरीके से देना चाहिए था, और 5-1 की बहुत लंबी बढ़त हो गई थी। और अगर हम क्या कहते हैं बाकी जो भविष्य के खिलाड़ी हम देखें, क्योंकि ओलंपिक्स के बाद कई जो एस्टैब्लिश प्लेयर्स थे उन्होंने रिटायरमेंट भी ले ली, जैसे रुपिंदर पाल सिंह, तो नए जो खिलाड़ी आए हैं, आपको लगता है ये एक बहुत सुनहरा मौका है उनके पास कि एशियन चैंपियनशिप में आप खेलें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलें और अपना एक प्रभाव छोड़ें यहाँ पर? बिल्कुल, कुछ नए खिलाड़ी टीम में आए हैं, जो कुछ वरिष्ठ खिलाड़ी जिन्होंने संन्यास लिया, उनकी जगह पर नए खिलाड़ियों को मौका
दिया गया है। लेकिन तब भी इस टूर्नामेंट में, टोक्यो ओलंपिक में जो 6 खिलाड़ी गए थे वो इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। मनप्रीत सिंह खुद कप्तान थे, वहाँ पे इस टीम के भी कप्तान हैं। ठीक है, नए खिलाड़ियों को यहाँ पर मौका मिला, उन्हें काफ़ी कुछ सबक सीखने को मिला होगा। गुरिंदर सिंह है, गुरसाहिबजीत सिंह है, शिलानंद लाखना, ललित उपाध्याय तो बहुत इस टीम के सबसे पुराने खिलाड़ी हैं। जितना अनुभव ललित को था और टोक्यो में भी थे, उनकी परफॉर्मेंस ने थोड़ा निराश किया। मुझे निराश किया, ललित उपाध्याय ने काफ़ी निराश किया। उन्होंने कल जिस तरीके से कुछ मौके गंवाए और उनका जो फिनिशिंग टच जो पहले दिखाई देता था वो दिखाई नहीं दिया। मुझे लगता है कि वो चयनकर्ताओं के निशाने पर रहेंगे आने वाले टाइम में अगर कुछ परिवर्तन होगा। लेकिन अनुभवी खिलाड़ी हैं, वापसी कर सकते हैं और उनमें वो कुवत है भी। एक और सवाल कि जब टॉस होता है तो 2 ऑप्शन है कप्तान के पास कि या तो वो साइड मांगे या पुश बैक। निर्णय कैसे लेते हैं कप्तान? टॉस जीत करके मेरे हिसाब से ज़्यादातर कप्तान साइड को चूज़ करते हैं, वो साइड को लेना पसंद करते हैं और वो गोल पोस्ट अपने हिसाब का लेते हैं कि उस तरफ से मतलब अटैक बनाएंगे। तो इतना ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है हॉकी में, जिस तरीके से टॉस का महत्व क्रिकेट वगैरह में होता है उस तरीके से उतना हॉकी में। लेकिन ठीक है, एक परंपरा है, उसको निभाते हैं और कप्तान ज़्यादातर साइड लेना ही पसंद करते हैं। अच्छा। और अगर हम भारत पाकिस्तान के इतिहास का, जैसे हमने बात की, आपने एशियन गेम्स का तो जिक्र किया, और कौन सा मुकाबला है जो आपके जहन में आता है कि ये एक भारत की कोई जीत थी जो बहुत यादगार रही? देखिए, मुझे 2003 25वीं चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी एम्स्टलविन नेदरलैंड में। अच्छा। वो वहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच एक बेहद रोमांचक मुकाबला हुआ था और ये वो मुकाबला था जब भारत ने पहली बार पाकिस्तान के ऊपर 7 गोल बरसाए थे। अच्छा। उसके बाद से भारत ने पाकिस्तान पर फ्रीक्वेंटली मैचेस जीतना शुरू किए और वो पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी टीम थी। उसमें सुहेल अब्बास थे, रेयान बट थे, खालिद नदीम थे और सलमान अकबर गोलकीपर। ये कौन से साल की बात बताई आपने? ये 2003 चैंपियंस ट्रॉफी की बात है। हाफ टाइम तक पाकिस्तान की टीम 3-2 से लीड कर रही थी और सुहेल अब्बास ने हाफ टाइम के बाद आकर के एक ड्रैग फ्लिक पर गोल किया था, 4-2 स्कोर कर दिया। और भारत ने 19 मिनट में दीपक ठाकुर, प्रभजोत सिंह, जुगराज सिंह, गगन अजीत सिंह, इनकी बदौलत गोल करके भारत ने 7-4 से जीत हासिल की। और पाकिस्तान ने इससे पहले 1982 के एशियन गेम्स में यही नेशनल स्टेडियम में भारत को बहुत कड़वी 7-1 से हार दी थी। उससे पहले 1980 में एक बार 7-1 से पाकिस्तान ने भारत को हराया था, लेकिन भारत ने कभी भी पाकिस्तान के ऊपर 7 गोल नहीं किए थे। और वो जीत हासिल करने के बाद, 7-4 से जीत हासिल करने के बाद भारत ने एक बार पाकिस्तान को 7-1 से हरा लिया था 2017 में। तो वो मुझे जीत याद है, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण जीत थी और बहुत बेहद रोमांचक मुकाबला था। आज का क्या अनुमान है? आज का फाइनल स्कोर लाइन क्या हो सकता है? देखिए, स्कोर लाइन कल के मुकाबले के बाद कोई प्रेडिक्शन करना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा, लेकिन भारत लगातार पाकिस्तान पर जीत हासिल करता आ रहा है। बस उसको कल की हार को भूलना होगा, अपने मनोबल को कायम रख करके परफॉर्म करना पड़ेगा। सामने देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान जैसी टीम है, वो भी अच्छा खेलते हैं, वो भी वापसी करना चाहेंगे। तो जैसे लीग में भारत 3-1 से जीता था पाकिस्तान के खिलाफ, यहाँ भी उतना ही या ज़्यादा गोल स्कोरिंग भी हो सकता है? नहीं, जैसे मैं आपको बताऊं कि भारत और पाकिस्तान के बीच एशियन गेम्स में जब कांस्य पदक का मुकाबला हुआ था, दोनों टीमों को बहुत अपना मनोबल बनाने में बहुत मुश्किल हो रही थी और वो मुकाबला बेहद कड़ा साबित हुआ था, जहां पे भारत ने 2-1 से जीत हासिल की थी। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही कुछ देखने को मिल सकता है। और मॉडर्न हॉकी में हमने देखा है हेमंत की पेनल्टी कॉर्नर की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत बड़ी है। तो पेनल्टी कॉर्नर कैसे लेना है और पेनल्टी कॉर्नर कैसे डिफेंड किया जाए। तो ये पेनल्टी कॉर्नर जब सर्कल पेनिट्रेशन होता है, अपने आप हो जाता है कि प्रतिद्वंदी का पैर पे गेंद लग गई, या फिर आप मैन्युफैक्चर करते हैं कि जानबूझ के भी आप बॉल मार दें? आजकल तो मैन्युफैक्चर ही किया जाता है ज़्यादातर, क्योंकि टीमों के पास अच्छे ड्रैग फ्लिकर्स हैं और ज़्यादातर टीमों की, स्पेशली यूरोपियन टीम्स की, तो यही कोशिश होती है कि आप सर्किल में जाएं और सर्किल में जा करके बस डिफेंडर के पैर में बॉल पुश कर दें, आपको पेनल्टी करने में बाद में सारा काम आकर के ड्रैग फ्लिकर करेगा। भारतीय टीम में भारतीय फॉरवर्ड भी यही कोशिश करते हैं, क्योंकि अब उनके पास अच्छे ड्रैग फ्लिकर्स हैं, हरमनप्रीत सिंह हैं। तो भारत की भी यही कोशिश रहती है कि सर्किल में जा करके कैरेट करवा करके वो
तो पेनल्टी डिफेंडर कॉर्नर कैसे बचे फिर कि भाई स्टिक पे ही लगे और पैर ये प्रैक्टिस करते हैं फिर? बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। अब अगर कोई किसी के पास अच्छा बॉल पोजीशन है और वो पेनल्टी कॉर्नर हासिल करना चाहे तो वो आसानी से हासिल कर सकता है, मुझे लगता है। और जब से ये रेफरल आया है, वीडियो रेफरल, वो और भी महत्वपूर्ण हो गया है। कई बार अंपायर फुट के लिए रेफरल लेते हैं, टीमें रेफरल लेती हैं और उसमें सामने साफ आ जाता है कि हाँ भाई पैर से बॉल हिट हुआ है तो पेनल्टी कॉर्नर मिल जाता है। तो अब जैसे जब हमारी पिक्चर आई थी चक दे इंडिया, तो हम कहते थे जी 70 मिनट का मैच, और तेजी आए, आकर्षण बढ़े, तो अब 60 मिनट की हॉकी हो गई 4 क्वार्टर्स की। 60 मिनट का खेल, 4 क्वार्टर, लेकिन एक टीम के पास सिर्फ एक वीडियो रेफरल। आपको लगता है शायद आने वाले समय में इसको एक की बजाय 2 कर दें? नहीं, ये तो मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से ठीक है। देखिए 60 मिनट का मैच है और उसमें भी ब्रेक्स हैं, 2-2 मिनट के हाफ टाइम का लंबा ब्रेक है। तो मुझे लगता है अगर रेफरल की संख्या बढ़ाई जाएगी, क्योंकि हॉकी का रेफरल ऐसा है जिसमें थोड़ा समय लगता है, जजमेंट करने में समय लगता है। तो अगर आप और रेफरल देंगे तो आप का समय और बढ़ेगा, लंबा होगा मुकाबला। तो ये तो कप्तानों के ऊपर है कि अगर आपके पास एक रेफरल है और वो सक्सेसफुल रहा तो वो रिटेन हो जाता है। ये कप्तानों के ऊपर है। इससे ये अच्छा है एक ही रेफरल, क्योंकि इससे चीटिंग होने की गुंजाइश कम होगी। और भारतीय कप्तान मनप्रीत सिंह का तो रेफरल लेने का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लंबे समय तक रेफरल लेकर के। कल भारत ने जो जापान के अगेंस्ट जो रेफरल लूज किया था, तब मनप्रीत नहीं थे, खुश नहीं थे वो, बल्कि मनप्रीत खुश नहीं थे उस वक्त, हार्दिक थे। तो अभी ये क्या कलेक्टिव लीडरशिप भी है? क्योंकि हॉकी के खेल में सब्स्टिट्यूट फील्डर भी होते हैं, तो मान लीजिए मनप्रीत बाहर गए तो फिर कलेक्टिव लीडरशिप के हार्दिक कप्तानी करने लगते हैं? हाँ बिल्कुल, जब एक मेन कप्तान फील्ड से बाहर जाता है तो दूसरे को जिम्मेदारी दी जाती है, और जो फील्ड पर कप्तान होता है उसी की ही जिम्मेदारी होती है, उसी से ही डिस्कस करके निर्णय लिया जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अंपायर के पास बहुत सारे रेफरल होते हैं, और हमने देखा कल सेमीफाइनल में भी जब टीमों के अपने रेफरल चले गए, जहां जहां लगता था कोई शक शुबा, अंपायर खुद भी रेफरल ले लेते हैं। बिल्कुल, अंपायर रेफरल लेते हैं और ये अच्छी बात है। इसीलिए शायद एक रेफरल इसलिए एक है। दिया जाता है, लेकिन अंपायर कई सारे रेफरल ले सकता है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं। अगर उसको कोई शक और शुबा है तो वो तुरंत थर्ड अंपायर से कांटेक्ट करके उसके निर्णय ले सकता है। अब क्रिकेट में भी हमने देखा है अपील करते हैं, और अपील करना खिलाड़ी का हक है, यहाँ पर भी अपील करते हैं। बिल्कुल करते हैं। लेकिन एक्सेसिव अपीलिंग पे कार्ड भी दिए गए। बिल्कुल, यहाँ पे हॉकी में और फुटबॉल में अनुशासन का और रेफरी का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। अगर आपने जरा भी कुछ ज़्यादा बहस की तो जेब में पड़ा होता ग्रीन और येलो कार्ड। ज़्यादा अगर आपने किया तो आपको येलो कार्ड भी दिखा सकते हैं, और येलो कार्ड तो वो अंपायर के ऊपर है कि आपको 5 मिनट से ऊपर भी ज़्यादा बाहर बिठा सकता है। तो आज आपको क्या लगता है, बड़ा मुकाबला है, ओलंपिक में ब्रोंज जीता था, तो ग्रैहम रीड को जरूर चाहेंगे कि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी से खाली हाथ टीम ना आए, भारत ब्रोंज लेकर आए। तो छोटी छोटी बातें हैं कि फाउल ना करें, कार्ड ना लें, समयबद्ध तरीके से पेनल्टी के जो स्ट्रक्चर है डिफेंस का, या फिर जो आपने अगर स्कोर करना है, सब कुछ ठीक से करें, फंडामेंटल्स। पेनल्टी कॉर्नर, मेरे हिसाब से पेनल्टी कॉर्नर ज़्यादा हासिल करने चाहिए। कल अभी तक भारत ने पेनल्टी कॉर्नर ज़्यादा हासिल नहीं किए। कल 5 पेनल्टी कॉर्नर्स हासिल किए थे। एक समय तो पहला जब पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया था तब हरमनप्रीत फील्ड में ही नहीं था, तब नीलम संजीव खेस ने वो पेनल्टी कॉर्नर लिया। हरमनप्रीत के अलावा वरुण और नीलम अभी तक फॉर्म में नहीं आए, ड्रैग फ्लिकिंग में काम नहीं कर पाए। ये एक देखने वाली बात होगी। हरमन के बाद आपको क्या लगता है कौन है हमारा ड्रैग फ्लिकर? वरुण है, वरुण ने ड्रैग फ्लिक लिए भी हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक एक भी गोल किया नहीं है ड्रैग फ्लिक पर, वरुण ने। तो मुझे लगता है कि ये ग्राहम रीड के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय होगा, क्योंकि रुपिंदर पाल सिंह और हरमनप्रीत सिंह की जोड़ी ऐसी थी कि एक नहीं चल रहा तो दूसरे ने को दे दिया। अब एक वरुण को भी इसमें उन्हें और महारत हासिल करवानी पड़ेगी। जी, मैच शुरू ही होने वाला है, और मैच से पहले आकर हॉकी पर विश्लेषण करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू। तो बस कुछ ही पलों में बांग्लादेश की राजधानी ढाका के स्टेडियम में भारत बनाम पाकिस्तान ब्रॉन्ज मेडल मैच दूरदर्शन स्पोर्ट्स फ्री डिश पर आप इसका सीधा प्रसारण देखिए। ऑल द बेस्ट।